निधि ने दीप्ति को अपने घर के गेट के पास स्कूटी से उतरते देखा तो उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गई। उसका घर लखनऊ की गुलमोहर कॉलोनी में था, जहां पुराने होते हुए घरों में से कुछ को तोड़कर नए फ्लोर बनाकर बेचे जा रहे थे और सड़क पर जा रहे लोगों को पहली मंजिल से आसानी से देखा जा सकता था। आजकल सड़कों पर सन्नाटा सा ज़्यादा रहता है, इसीलिए दीप्ति को स्कूटी पार्क करते हुए निधि ने देख लिया। देखो निधि, आजकल तुम्हारे पति विवेक और दीप्ति के बीच चल रही अफेयर की ऑफिस में खूब चर्चा हो रही है। तुम जल्दी से कुछ करो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगी। अपने पति विवेक की ही ऑफिस में काम करती उसकी सहेली आरती की इस चेतावनी को निधि पिछले 20 दिनों से लगातार याद कर रही थी। विवेक की इस प्रेमिका से निधि 4 दिन पहले ही कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में मिली थी। वहीं पर बड़ा अपनापन जताते हुए निधि ने दीप्ति को अपने घर संडे को लंच पर आने का इनविटेशन दिया था। दीप्ति के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले उसने घर का मुआवना अच्छी तरह किया। सोफ़ा चमक रहा था। सोफ़े पर मैचिंग कुशन और कवर तरतीब से लगे थे। दीवारों पर महंगी तो नहीं, पर खूबसूरत पेंटिंग थी। एसी चल रहा था और उसने पंखा बंद कर रखा था ताकि कोई आवाज़ पंखों की घर घर में ना दब जाए। वो जानती थी कि उसे आज क्या करना है। दीप्ति की बेचैनी भरे सहमेपन को निधि ने दूर से ही भांप लिया था। डोरबेल का बटन दबाने से पहले ही निधि दीप्ति को बार बार हिचकिचाते देखकर मुस्कुराई और फिर से दरवाज़ा खोलने चल पड़ी। विवेक नहाने के बाद बेडरूम में तैयार हो रहा था। अपने दोनों बच्चों रिया और ईशान को निधि ने कुछ देर पहले ही अपने पड़ोसन सुप्रिया के बच्चों के साथ खेलने भेज दिया था। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, खुलकर मुस्कुरा रही निधि दरवाज़ा खोलते ही यूं निधि दीप्ति के गले लगी, मानो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां हों। थैंक यू निधि। जवाबी मुस्कान फौरन होठों पर सजाकर दीप्ति ने ड्राइंग रूम में नज़रें घुमाई और फिर तारीफ करते हुए लहजे में कहा, बहुत अच्छा सजा रखा है ड्राइंग रूम को आपने। थैंक यू डियर। वैसे तुम्हारे कारण कमरे की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। आप कुछ भी, आप नहीं तुम बुलाओ मुझे। तुम दीप्ति, मेरा नाम ले सकती हो तुम। निधि ने उसे प्यार से टोक दिया। ओके, मैं कह रही थी कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो। मेरे हिसाब से तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। अरे यार, हम शादीशुदा महिलाओं की सुंदरता में वह कशिश कहाँ जो तुम कुंवारियों में होती है। देखो, मेरा कोई प्रेमी नहीं है और तुम्हारे चाहने वालों की पक्का एक लंबी लिस्ट होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दीप्ति के मन की बेचैनी फौरन उसकी आंखों से झांकने लगी थी। निधि के जवाब देने से पहले ही विवेक ड्राइंग रूम में आ गया। उसने निधि का स्वागत किया। निधि दोनों की नज़रों को पढ़ रही थी। परस्पर आकर्षण को छिपाने का प्रयास दोनों को करते देख वो मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। विवेक, देखो तो, दीप्ति मान ही नहीं रही है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप उसे इस बात का भरोसा दिलाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता तैयार कर लाती हूँ। निधि ने दीप्ति का कंधा बड़े प्यार से दबाया और फिर मुस्कुराई और किचन की तरफ बढ़ चली। निधि की मुस्कुराहट को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो अपने पति की प्रेमिका के प्रति अपने मन में रत्ती भर भी बैर भाव रखती होगी। उसने चाय नाश्ता तैयार करने में करीब 10 मिनट लगाए, पर उसने जानबूझकर कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाया ताकि वह विवेक और दीप्ति को परेशान होने दे। अंदर ड्राइंग रूम में विवेक और दीप्ति ऑफिस संबंधी चर्चा कर रहे थे, पर केवल दिखाने भर के लिए। अचानक किचन से आई कप प्लेटों के टूटने की तेज आवाज़ सुनकर दोनों चौंक कर खड़े हो गए। ओ मर गई रे। निधि की दर्द में डूबी आवाज़ भी जब दोनों के कानों तक पहुंची तो लगभग भागते हुए किचन की तरफ बढ़े। किचन में कप प्लेटों के टुकड़े, चाय व नाश्ता फर्श पर बिखरा पड़ा था। फर्श पर पड़ी
निधि अपने बाएं घुटने को पकड़े कराह रही थी। क्या हुआ? निधि के पास बैठकर विवेक ने परेशानी भरे लहजे में सवाल किया। पैर फिसल गया मेरा, बहुत दर्द है घुटने में। निधि की लाल हो रही आंखों में आंसू बह रहे थे। चलो कमरे में चलो। विवेक उसके कंधों को सहारा देकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अभी नहीं उठ सकती हूँ मैं। दीप्ति, तुम फ्रिज से आइस क्यूब निकाल कर लाओ प्लीज़। हाय रे, निधि जोर से कराही। दीप्ति भागती हुई आइस क्यूब लाने किचन में चली गई। विवेक उसे हौसला रखने के लिए कह रहा था, पर निधि रह रहकर जोर से चिल्ला उठती। आइस क्यूब लाकर दीप्ति ने निधि के घुटने की ठंडी सिकाई शुरू कर दी। विवेक फर्श की सफाई करने लग गया। कुछ आराम पड़ रहा है? कुछ देर बाद चिंतित दीप्ति ने प्रश्न किया। तो निधि रो ही पड़ी। दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है दीप्ति, मुझे माफ़ करना। आई एम सो सॉरी। तुम्हारे लिए खातिरदारी करने के बजाय मैंने तुम्हें इस झंझट में फंसा दिया। निधि ने दीप्ति से माफ़ी मांगी। अरे, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? इंसान ही तो इंसान के काम आता है। निधि, क्या तुम बेडरूम तक चल सकोगी? सहारे से दीप्ति हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नहीं, दर्द बहुत ज़्यादा है। सुनिए, आप डॉक्टर अमर को फ़ोन करो कि वे एम्बुलेंस भेज दे। मुझे विश्वास है कि मेरे घुटने की हड्डी ज़रूर ही टूटी या खिसक गई है। घुटने का एक्सरे होना ज़रूरी है। पता नहीं कोरोना के बाद इन हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा। विवेक ने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमर से मोबाइल पर बात की। उन्होंने फ़ौरन ही एम्बुलेंस भेजने का वादा किया। करीब आधे घंटे के बाद स्ट्रेचर पर लेटी निधि एम्बुलेंस से डॉक्टर अमर के अस्पताल पहुंच गई। दीप्ति उसके साथ आई थी, जबकि विवेक उनके पीछे अपनी कार से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर अमर की फिजियोथेरेपिस्ट सुजाता से निधि की पुरानी जान पहचान थी। अपने कमर का दर्द दूर करने के लिए पिछले 5 महीने से निधि 3 सप्ताह के लिए उसकी देखभाल में रही थी। सुजाता ने जांच पड़ताल हो जाने के बाद डॉक्टर अमर के कमरे से बाहर आकर उन दोनों को बताया कि हड्डी खिसक जाने के कारण घुटने के जोड़ पर सूजन आ गई है। पूरे 3 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ेगा। निधि को इतने समय तक बिस्तर पे पूरा आराम करना होगा। ये सुनकर विवेक परेशान हो गया। उसने पहले अपनी माँ को आगरा फ़ोन किया तो पता लगा कि वे उसके छोटे भाई विशाल के पास रहने उज्जैन गई हुई हैं। अपनी सास निर्मला को दिल्ली फ़ोन किया तो पता चला कि उसके ससुर जी की 3 दिन बाद एंजियोग्राफी होनी है। वे सालों से हाई बीपी के मरीज हैं और पिछले दिनों से उनके सीने में दर्द कुछ ज़्यादा ही रहने लगा था। विवेक ने सुस्त स्वर में जब यह खबर कुछ देर बाद निधि को सुनाया तो उसने फौरन दीप्ति का हाथ पकड़कर उससे आग्रह किया कि दीप्ति, क्या तुम इस मुश्किल समय में मेरा साथ दोगी? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अपनी इस बहन जैसी सहेली के होते हुए किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर निधि, मैं संभाल लूँगी सब, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। दीप्ति ने उत्साहित अंदाज में निधि को आश्वस्त किया तो भाव विभोर होकर निधि ने बार बार उसका हाथ अपने हाथों में लेकर शुक्रिया अदा कर डाला। अपने प्रेमी विवेक की पत्नी की गुड बुक्स में आने की खातिर दीप्ति ने उस क्षण से ही निधि की घर गृहस्थी की अच्छी देखभाल करने का बीड़ा उठा लिया। वह यह सोच सोचकर खुश होती कि आगामी कुछ दिनों तक उसे विवेक के करीब रहने के भरपूर मौके प्राप्त होंगे। अपने पैर पर प्लास्टर चढ़वाकर निधि एम्बुलेंस से करीब 4 घंटे बाद घर पहुंच गई। सारे समय दीप्ति उसके पास रुकी थी। तुम स्वभाव से कितनी अच्छी हो दीप्ति, मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं उतार पाऊंगी। आभार प्रकट करने वाले ऐसे वाक्यों को बोलते हुए निधि की जबान बिल्कुल थक ही नहीं रही थी। उस दिन निधि ने शाही पनीर, मटर पुलाव
और लच्छा पराठा बनाने की तैयारी करी हुई थी। चोट लगने से पहले ही शाही पनीर मटर पुलाव उसने बनाकर तैयार कर लिया था। अब लच्छा पराठा बनाने की जिम्मेदारी दीप्ति के ऊपर आ पड़ी। मैंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर ही हमेशा लच्छा पराठे बनवाए हैं। पता नहीं आज अकेले बनाऊंगी तो कैसे बनेंगे। दीप्ति का आत्मविश्वास डगमगा गया था। सुप्रिया आई तो आई, पर साथ में उसके दोनों बच्चे व पति भी लंच करने आ गए। सुप्रिया ने एक बार दीप्ति को लच्छा पराठा की विधि ठीक ढंग से समझा दी और फिर रसोई से गायब हो गई। सबको खाना खिलाते खिलाते दीप्ति बहुत थक गई। विवेक को जब मौका मिलता तो रसोई में आकर उसका हौसला बढ़ा जाता। ज़रूरत से ज़्यादा थक जाने के कारण दीप्ति खुद अपने बनाए पराठों का स्वाद पेट भरकर नहीं उठा सकी। हमेशा सच संवर कर रहने वाली दीप्ति ने अपने घर में भी कभी इतना अधिक काम नहीं किया था। उस दिन निधि के यहाँ इतना अधिक काम करने का उसे कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उसने निधि की आंखों में अपने लिए थैंक यू के और विवेक की आंखों में गहरे प्रेम के भाव बार बार पढ़े थे। अगर निधि रात को रुकने के लिए कहे तो रुक जाना, उसकी अच्छी दोस्त बन जाओगी तो हमें मिलने और एक दूसरे के करीब रहने के ज़्यादा मौके मिला करेंगे। विवेक की इस सलाह को दीप्ति ने जल्दी ही मान लिया। शाम को निधि की शह पर चारों छोटे बच्चों ने अपनी दीप्ति आंटी के साथ आइसक्रीम खाने जाने की रिट लगा दी। दीप्ति अपनी थकावट व दर्द को भुलाकर उनके साथ बाजार गई। बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद उसने घर में बचे बड़े लोगों के लिए फालूदा और रसमलाई भी खरीदी। करीब 800 रुपये का खर्चा करके वह घर लौट आई। उसके घर में पैर रखते ही निधि ने उसे सूचित किया, मैंने तुम्हारी माँ से फ़ोन पर बात करके उनकी अनुमति ले ली है दीप्ति। किस लिए? दीप्ति ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने को। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस अब तुम मना ना करना प्लीज़। तुम्हारी मदद के बिना तो हम सब बहुत ही परेशान हो जाएंगे। रिया, ईशान और सुप्रिया के दोनों बच्चों ने फौरन दीप्ति आंटी रुक जाओ का नारा बार बार लगाते हुए इतना ज़्यादा शोर मचाया कि दीप्ति को फौरन हाँ कहनी पड़ी। विवेक के साथ शाम को दीप्ति अपने घर कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े लाने गई। लौटते हुए उन्होंने कॉफ़ी पी। दोनों कुछ दिन एक ही छत के नीचे गुजारने की संभावनाओं के बारे में सोचकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लौटते हुए दोनों ने बाजार से सप्ताह भर के लिए सब्जी खरीदी। इस काम को करने की याद निधि ने ही दीप्ति को फ़ोन करके दिलाई थी। दीप्ति ने बड़े ही जोश के साथ सबके लिए बिरयानी बनाई। कुछ होमवर्क करने में ईशान की हेल्प भी खुशी खुशी की। उसके सोने का प्रबंध गेस्ट रूम में हुआ था। रात को विवेक से गेस्ट रूम के एकांत में मुलाकात हुई तो क्या होगा, इस ख्याल के मन में उभरते ही दीप्ति के मन में अजीब सी गुदगुदी पैदा हो जाती थी। रिया और ईशान दीप्ति आंटी के ज़बरदस्त फ़ैन बन गए थे। उन्होंने सोने से पहले उससे 2 कहानियाँ सुनी। दीप्ति को हिंदी पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था। उसने बैंक डकैती, मार धाड़ और कुछ अन्य सनसनीखेज घटनाओं को जोड़कर जो कहानी रिया और ईशान को सुनाई, वे दोनों बच्चों को बहुत पसंद तो आई, पर साथ ही साथ उन्हें डर भी लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों रात भर अपनी दीप्ति आंटी से लिपटकर सोए। नींद में डूबने से पहले बेहद थकी दीप्ति ने विवेक के गेस्ट रूम में आने का इंतज़ार किया, पर उससे मुलाकात किए बिना ही वह सो गई थी। निधि को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। विवेक को उसके पास बैठना पड़ा। चाह कर भी वह दीप्ति के साथ कुछ भी टाइम नहीं गुजार सका। उसे भी नींद ने एक बार दबोचा तो निधि के जगाने पर ही नींद सुबह 6 बजे खुली। दीप्ति को भी निधि ने ही उसके मोबाइल की घंटी बजाकर 6 बजे उठा दिया। मेरी प्यारी सहेली दीप्ति, रिया और ईशान को स्कूल भेजना है, उन्हें ज़रा सख्ती से उठाओ। नाश्ते में ब्रेड और ऑमलेट ही दे देना। विवेक दूध लेने जा रहे हैं। दोनों की यूनिफॉर्म यहाँ मेरे कमरे में है। उन्हें भेजने के बाद हम दोनों साथ साथ इत्मीनान से चाय पियेंगे माय डियर।
दीप्ति को ये सब हिदायतें देते हुए निधि की आवाज़ में इतनी मिठास और अपनापन था कि दीप्ति ने बड़े जोश के साथ मुस्कुराते हुए पलंग छोड़ा था। वक्त के साथ रेस लगाते हुए दीप्ति ने बड़ी कठिनाई से रिया और ईशान को स्कूल भेजा। कई बार उनकी लापरवाही से तंग आकर उसने उन्हें डांटा भी, पर दोनों डांट सुनकर बेशर्मी से हंस पड़ते थे। निधि ने बाद में उसके साथ चाय पीते हुए उसकी बहुत ही प्रशंसा की। तुम बड़ी ही कुशल गृहिणी बनोगी किसी दिन दीप्ति, बच्चों का दिल जीतने की कला आती है तुम्हें। निधि का व्यवहार दीप्ति के प्रति बहुत ही दोस्ताना और प्रेमपूर्ण था। उसे अपने पास बिठाकर निधि उसका प्यार से हाथ पकड़ लेती। दीप्ति की प्रशंसा करते हुए उसका चेहरा फूल सा खिल जाता। कभी कभार आभार प्रकट करते हुए निधि की आंखें डबडबा उठती तो दीप्ति भी भावुक हो जाती। ऐसे क्षणों में दीप्ति को निधि के बहुत करीब होने का एहसास होता। फिर उसे विवेक का ख्याल आता। उसके साथ अपने अवैध प्रेम संबंध का ध्यान आते ही वह अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए इन कोमल भावों को दबा लेती थी। दीप्ति ने निधि के घर की लगभग सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। शाम को वह विवेक के साथ ही घर लौटती। दोनों का दिल तो करता था कि कुछ देर किसी पार्क या रेस्टोरेंट में साथ साथ बैठे, पर निधि की हेल्प के लिए फ़ोन दीप्ति को लंच के बाद से ही मिलने लगते थे। ऐसे ही भागम भाग में एक सप्ताह कब निकल गया दीप्ति को पता ही नहीं चला। संडे फिर से आ गया और उस दिन सुबह उठने को उसका मन ही नहीं किया। दीप्ति को ना अपने शरीर में भागदौड़ करने की जान महसूस हो रही थी और मन में भी अजीब सी खींच का एहसास छाया हुआ था। अपनी आदत के अनुसार रविवार सुबह देर तक सोना चाहती थी, पर काम वाली कमला ने न आकर ऐसी किसी भी संभावना का अंत कर दिया। कल दोपहर में ही मैंने काम वाली बाई कमला को डांट दिया था। वह कामचोर सफाई से काम जो नहीं कर रही थी, उसने काम छोड़ दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दीप्ति, तुम प्लीज़ उसे किसी भी तरह से मना लाओ। निधि ने उसे जब कमला को मना लाने की जिम्मेदारी सौंपी तो एक बार को दीप्ति का रोम रोम गुस्से की आग में सुलग उठा। काम वाली बाई कमला से मिलाने के लिए ईशान उसे पड़ोस में रहने वाली कविता आंटी के घर ले गया। उससे बातें करते हुए दीप्ति को बड़ा धैर्य रखना पड़ा, क्योंकि वह काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आ रही थी। सबसे कम पैसा देती हैं निधि मैम, और सबसे ज़्यादा डांटती हैं और बेकार के नुक्स निकालती हैं। बिना पगार बढ़ाए मैं नहीं आऊँगी काम पर। दीप्ति की कोई दलील सुनने बिना कमला अपनी इस जिद पर अड़ी रही। देख, जब तक निधि मैडम का प्लास्टर कट नहीं जाता तुम काम पर आती रहो। मैं उनसे छिपाकर तुम्हें 500 रुपये दूंगी। इस परेशानी का यही हल दीप्ति को समझ में आया। आपकी खातिर मैं आ जाऊंगी, पर 800 रुपये अलग से लूँगी। कमला ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी शर्त बता दी। 2 सप्ताह के लिए 800 रुपये? इतना लालच ठीक नहीं है कमला। दीप्ति गुस्सा हो उठी। आपको 800 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी काम वाली बाई को ढूंढ लो या खुद ही बर्तन या सफाई कर लेना। खुद बर्तन व घर की सफाई की बात सोचकर ही दीप्ति की जान निकल गई। उसने कमला को 800 रुपये अपनी तरफ से देना स्वीकार किया और मन ही मन उसे गालियां देती ईशान के साथ घर लौट आई। इस संडे को सुप्रिया ने लंच पर सबको अपने घर बुला लिया था। वहाँ चारों बच्चों ने उसका पूरा समय अपने साथ खेल में लगाए रखा। ज़्यादा देर तक सोने व विवेक के साथ कुछ मौज मस्ती करने की, अपनी दोनों इच्छाओं को पूरा करने का कोई मौका दीप्ति को नहीं मिला। उस रात काफ़ी थके होने के बाद भी दीप्ति सो नहीं सकी थी। निधि की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करने के चक्कर में वह अब खुद को अजीब से जाल में बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटना चाहती थी, पर निधि का दिल दुखाए बिना ऐसा करने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका ना ऑफिस के काम में दिल लगता, ना ही निधि के घर के कामों में। किसी से हंसने बोलने का मन भी नहीं करता। निधि जितना ज़्यादा
उसके प्रति अपना आभार व प्रेम प्रकट करती, वह खुद को उतना ही ज़्यादा चिढ़ी हुई व परेशान महसूस करती। ऐसा भी हुआ था कि विवेक ने मौका पाकर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने की कोशिश करी थी। परेशान दीप्ति को उसके स्पर्श से किसी तरह से उत्तेजना या सुख महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि बगल के कमरे में निधि की मौजूदगी ने शायद उसकी भावनाओं को खिलने व पनपने की आज़ादी छीन ली थी। रिया और ईशान के साथ खेलने और बातें करने से वह बचती। सुप्रिया के बच्चों को तो वह थोड़ी देर के बाद ही उनके घर भेज देती थी। निधि के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना उसे कोई खुशी नहीं देता। विवेक के प्रति जो आकर्षण वो हमेशा महसूस करती थी, उसमें भी कमी आ गई थी। दीप्ति एकाएक निधि के प्लास्टर कटने का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। निधि उसकी बदलती मनोस्थिति से पूरी तरह से अनजान थी। मेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ने का एक फ़ायदा तो हुआ कि तुम जैसी नेक दिल, खुश मिजाज लड़की मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी है। इस वाक्य को निधि दीप्ति के सामने ही नहीं बल्कि हर आए गए के सामने कई कई बार भावुक लहजे में दोहराती थी। निधि कई बार उसे ऑफिस में फ़ोन करती, बेहिचक उसे ज़रूरी चीज़ें बाज़ार से लाने की हिदायत देती, जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का प्यार से आग्रह करती। एक बार जो बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही न लेती। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि दीप्ति अपने मोबाइल पर निधि का नंबर देखते ही घबरा उठती। बड़े अनमने भाव से ही उससे बातें करती। कई बार सोचती कि विवेक से अपने मन का हाल कहकर उनके घर जाने से इनकार कर दे, पर ऐसी रुखाई दिखाने की हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। अपने प्रेमी की नज़रों में अपनी इमेज बिगाड़ने की इच्छुक नहीं थी। समय कैसा भी चल रहा हो वह बीत ही जाता है। आखिरकार 3 सप्ताह बीत गए और निधि के पैर का प्लास्टर कट गया। निधि ने सबसे पहले दीप्ति को आंखों में आंसू लाकर सीने से लगाया और भावुक लहजे में कहा, तुम्हारे सारे एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी, पर फिर भी तुम्हें मेरी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। कौन सी बात निधि? अपनी जबरदस्ती ओढ़ी जिम्मेदारियों से आज़ादी पा जाने की खुशी दीप्ति के चेहरे पर साफ झलक रही थी। हम सब मनाली घूमने चलेंगे, कितना मज़ा आएगा। रिया और ईशान कितना खुश होंगे। तुम्हारा साथ पाकर खूब ऐश रहेगी। जी भर कर साथ घूमेंगे, खाए पिएंगे और गप्पे मारेंगे। उनकी और मेरी तरफ से ये ट्रिप तुम्हारे लिए तोहफा होगा दीप्ति। बेहद खुश नज़र आ रही निधि ने ज़ोर से दीप्ति को फिर से अपने गले से लगा लिया। विवेक को भी निधि के इस कार्यक्रम की भनक नहीं थी। अपनी प्रेमिका के साथ मनाली घूम आने की बात उसके मन को गुदगुदा रही थी। श्योर श्योर ज़रूर चलेंगे हम सब मनाली, दीप्ति जवाब में मुस्कुराई, पर दीप्ति को अचानक अपनी सांस घुटती हुई सी महसूस हुई। जब घंटे भर बाद वह सबसे विदा लेकर अपने घर चली तो विवेक व निधि के घर में दोबारा जल्दी से कदम न रखने का संकल्प उसके मन में बेहद मजबूत जड़ें जमा चुका था। मुझे निधि की दोस्ती नहीं चाहिए। उससे दूरी बनाने को मैं विवेक से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लूँगी। मेरे किसी दुश्मन ने मेरा इतना खून कभी नहीं चूसा होगा जितना इस नई सहेली के प्यार और अपनेपन ने चूसा है। ऐसे ही ख्यालों में उलझी परेशान दीप्ति निधि की ज़िंदगी से निकल गई। निधि ने कई बार दीप्ति को उस दिन फ़ोन मिलाया, पर दोनों की बात नहीं हो पाई। दीप्ति ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। अगले दिन शनिवार दोपहर को वह डॉक्टर अमर की फिजियोथेरेपिस्ट सुजाता से रेस्टोरेंट के बाहर मिली। निधि ने ही उसे लंच साथ साथ करने के लिए बुलाया था। तो प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल है ना? सुजाता ने शरारती चमक आंखों में भरकर निधि से प्रश्न किया। पूरी तरह, और मुझे ज़्यादा झेलना बेचारी दीप्ति के लिए अब आसान नहीं। निधि ने हंसकर जवाब दिया। हमने सही रास्ता अपनाया निधि। तुम विवेक और उस दीप्ति को दूर करने के लिए अपने पति विवेक या दीप्ति से उलझती तो मामला बिगड़ता ही। उस स्थिति में विवेक और तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ जाती।
दीप्ति के साथ दोस्ती बढ़ाकर उसकी जान के लिए मुसीबत बन जाने का तुम्हारा सुझाव बड़ा ही सही साबित हुआ। डॉक्टर अमर लगभग रोज ही तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ लेते थे और दीप्ति की परेशानियों को सुन सुनकर खूब हंसते थे। मैं उनके बच्चों के लिए आज ही स्वीट्स और चॉकलेट भिजवाऊंगी तुम्हारे हाथ। वह झूठा प्लास्टर चढ़ाने को तैयार ना होते तो हमारी प्लानिंग में जान ना पड़ती। अपनी प्यारी फ्रेंड के लिए मुझे तो उन्हें मनाना ही था ना। थैंक यू माय फ्रेंड। निधि ने सुजाता का हाथ दबाकर फिर से आभार प्रकट किया। सुजाता से निधि ने ही पूछ लिया था कि क्या वह समस्या के समाधान के लिए किसी बाबा या वकील के पास जाए, तो सुजाता ने ही मना किया था। उसी ने बताया था कि असल में ये दोनों ही औरतों को लूटते हैं। उसके पास बहुत से मामले आते हैं जिनमें औरतों को शारीरिक दर्द असल में मानसिक व्यथाओं के कारण होते हैं। वैसे सारी प्लानिंग सुजाता की ही थी। वैसे दीप्ति का हाल कैसा है? सुजाता ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। कल शाम और रात को उसने अपना फ़ोन बंद रखा। अभी तुम्हारे सामने ट्राई करती हूँ, कहकर निधि ने अपना मोबाइल निकालकर दीप्ति का नंबर मिलाया। दीप्ति ने इस बार उसका फ़ोन रिसीव कर लिया तो निधि आंखों में हैरानी के भाव लाकर उससे बातें करने लगी। कैसी हो दीप्ति? निधि ने अपनी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा मिठास घोलकर प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ। दीप्ति की आवाज़ में किसी तरह का उत्साह या खुशी के भाव मौजूद नहीं थे। रिया और ईशान तुम्हें बहुत याद करते हैं। कल फ़ोन क्यों बंद कर रखा था? उसकी बैटरी डेड हो गई थी। मैं आऊँगी उनसे मिलने। कब? जल्द ही। मनाली चलने का पक्का कार्यक्रम बना लेना। इस फ्राइडे की रात को निकलेंगे। मैं तो नहीं जा पाऊँगी निधि। ऐसा मत कहो दीप्ति। मुझे अपने मामी के पास दिल्ली जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वहाँ बाद में चली। नहीं, दिल्ली तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी कोई घर में आया हुआ है, बाद में बात करते हैं। अरे सुनो तो, मनाली में बहुत मज़े। हेलो हेलो। दीप्ति ने संबंध विच्छेद कर दिया था। निधि और सुजाता की नज़रें मिली और दोनों परेशान दीप्ति की मनोस्थिति की कल्पना कर एक साथ जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ी। चल अपने पति की पुरानी प्रेमिका को सही सबक सिखाने की खुशी में पार्टी करते हैं। निधि ने मुस्कुराते हुए सुजाता का हाथ थामा और दोनों शान से चलती हुई रेस्टोरेंट में अंदर घुस गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।